नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है शुभ कोरियन में, जहां हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोरियन सीखने का अनुभव शुभ हो। आज हम कोरियन सीखने की एक नई पहल करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज के अध्याय से। अच्छा, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हमें बताइएगा, हम जो हिंदी लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? कमेंट कीजिएगा, हिंदी की लिपि क्या है? अब जब हम लिपि की बात कर ही रहे हैं, तो कोरियन लिपि की भी बात करते हैं। तो कोरियन की लिपि को कहते हैं हंगल। क्या कहते हैं? हंगल। अब आपको पता ही है कि लिपि जो होती है वो किसी भाषा को लिखने की प्रणाली होती है, अर्थात हंगल वह लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग कोरियाई भाषा लिखने के लिए किया जाता है। इसे जोसेन राजवंश के चौथे राजा किंग सेजोंग ने 15वीं सदी में बनाया था। अब आप सोचिए, हमने कहा कि इसको 15वीं सदी में बनाया गया था, पर फिर 15वीं सदी के पहले क्या कोरिया में लिखा नहीं जाता था? क्या पढ़ा नहीं जाता था? उठता है ना सवाल। इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। हंगल से पहले कोरिया में लिखने के लिए चाइनीज भाषा की प्रणाली का उपयोग किया जाता था। मतलब कि कोरियन भाषा जो थी वो बोलने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। बोलते कोरियन में थे, लिखते चाइनीज भाषा में थे। जैसे आप समझिए, हम बोलते हिंदी में है पर लिखते इंग्लिश में है। जैसे हम लिखते ना AAP, आप बोल हिंदी रहे हैं, आप लिख रहे हैं इंग्लिश में AAP। वैसे ही वहां वो बोलते कोरियन भाषा में थे, लिखते चाइनीज भाषा में थे। ठीक है। अब क्या होता था कि चाइनीज भाषा जो है वो इतनी सरल नहीं है। उसको सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है, संसाधन लगते हैं। इस कारण से केवल वो लोग जो संपन्न थे और जिनके पास समय था, संसाधन थे, वो चाइनीज भाषा को सीख पाते थे। पर दूसरी ओर जो आम लोग थे, जो काम में व्यस्त रहते थे, जिनके पास इतने संसाधन नहीं थे, वो नहीं सीख पाते थे। जिसके कारण जो लिखना था, पढ़ना था, वो एक छोटे से समूह तक सीमित रह गया। अब क्या होता था कि इसके कारण बहुत से नियमों का पालन भी नहीं हो पाता था। जैसे समझिए, अगर कोई आम आदमी है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो राजा जब कोई नियम लाता है तो उसको वो हर बार बोल के तो नहीं बता सकता। एक बार बोलने के बाद वो उसको एक बोर्ड पे लगा देंगे, बाहर की सूचना पत्र पे लगा देंगे कि ये नियम है। अब अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि ये नियम था? इसके कारण क्या होता था कि आम लोगों से बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी, अनजाने में उनसे नियम का उल्लंघन हो जाता था। यह सब देख के किंग सेजोंग को बहुत चिंता होती थी। इसलिए उन्होंने अपना ये लक्ष्य बना लिया कि वो एक ऐसी लेखन प्रणाली बनाएंगे जिसे सीखना आसान हो और जिसे लोग बोलते समय आसानी से लिख सकें। और इसी तरह हंगल का जन्म हुआ। अब हंगल का जन्म तो हो गया, उनके दिमाग में था कि हमें एक ऐसी लेखन प्रणाली बनानी है। तो उन्होंने 1443 1443 में एक समिति का निर्माण किया, जिसका नाम था चिप यॉन जॉन। इस समिति ने 3 साल तक लगातार नई भाषा प्रणाली को बनाने की कोशिश करी और इसके साथ ही उस भाषा को शाही दरबार में प्रयोग में लाया गया। 3 साल तक उसको अंदर बनाया गया, शाही दरबार में ही बनाया गया, प्रयोग किया गया। और 3 साल बाद 9 अक्टूबर 1446 1446 में इसको सभी के उपयोग के लिए सार्वजनिक किया गया। इसी दिन को सम्मानित करने के लिए 9 अक्टूबर को कोरिया में हंगल दिवस मनाया जाता है। अब जब इसे सार्वजनिक किया गया तो इसको सार्वजनिक करने के लिए एक पांडुलिपि, एक हस्तलिपि को सार्वजनिक किया गया, जिसका नाम था हुन मिन जोंगम। ये हुन मिन जोंगम जो एक लिपि थी, इसका अर्थ है
लोगों को शिक्षा देने के लिए सही ध्वनियां। इस पांडुलिपि में हंगल के उद्देश्य, सिद्धांत और उपयोगों का वर्णन किया गया था। इसके साथ ही कोरियन वर्णमाला को भी इसके साथ घोषित किया गया। सन 1997 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में इस पांडुलिपि हस्तलिपि को पंजीकृत किया गया था। यह कोरिया की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पूंजी है, हुनमिनजोंगम, क्योंकि इसने आज जो लेखन प्रणाली है उसकी नींव रखी थी। तो यही है हंगल का इतिहास। अब मेरा आपके लिए एक सवाल है। पिछले वर्ष भारत के 3 ग्रंथ को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर का हिस्सा बनाया गया था। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 कौन से ग्रंथ हैं। वापस आते हैं हमारे कोरिया भाषा पे। तो इसी के साथ हमारी कोरिया भाषा का निर्माण हुआ। समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। आज के उपयोग में हंगल में 40 वर्णमाला या अक्षर हैं, जिसमें 21 स्वर हैं और 19 व्यंजन। हम इनके बारे में अधिक विस्तार में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हंगल के इतिहास के बारे में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप कुछ और साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी कोरियन सीखने की यात्रा शुभ हो।